Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 से हमने अब चैप्टर नंबर 4 को हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है द सेल। अब ये सारी आप कह सकते हैं इस चैप्टर में हमने साइटोलॉजी को स्टडी करना है। साइटोलॉजी से क्या मुराद है कि स्टडी ऑफ सेल करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले सेल को स्टडी करने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है। तो सेल को हम पिछले लेक्चर में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल से बने होते हैं। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो भी सेल परफॉर्म कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको सेल कहा जाता है। और ये सेल का ये सबसे छोटा यूनिट है। तो जब हम सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो जहन में आ सकता है कि एटम भी हो सकते हैं, जहन में आ सकते हैं मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, हमारे जहन में आ सकता है कि शायद ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं। तो हमने सबसे छोटा यूनिट क्यों कहा है, आगे उसकी एक रीज़न हमने डिस्कस की है, दैट कैरी आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, कि उसके पास ज़िंदगी की सारी खसूसियात हैं। अब जब हम एटम को उठा के देखें इट हैज़ नो लाइफ, मालिक्यूल्स को उठा के देखें नो लाइफ, इवन आप ऑर्गेनेल्स को उठा के देखें नो लाइफ। जब हम सेल की बात करते हैं इट हैज़ लाइफ। अब लाइफ से क्या मुराद है, सबसे जो पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें पहले ही पेज पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ डिस्कस की गई हैं। तो वो जो 10 कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी सेल में होती हैं कि वो ग्रो कर सकता है, वो मेटाबॉलिज्म करता है, वो रिप्रोडक्शन करता है, वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, वो बिहेवियर रिस्पॉन्ड करता है किसी भी एटमॉस्फेयर के स्टिमुलाई को। तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी लाइफ से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो एक सेल में होती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सबसे छोटा हिस्सा जिसने लाइफ को शो करना है वो सेल कहलाता है। उसके बाद जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी को बनाने वाला सेल है। अब यूनिसेलुलर की बात करें तो उनकी बॉडी ही एक सेल से मिलके बनी है, तो उसको हम फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब आप समझें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक इमारत है और उसकी जो ईंटें हैं वो सेल्स हैं। उसके बाद सबसे पहले सेल थ्योरी हमारे बुक के अंदर वैसे है एंड पे हिस्ट्री के, लेकिन हम पहले सेल थ्योरी के फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये डिस्कस करेंगे ये जो सेल थ्योरी के फीचर्स हैं ये कौन से सन में कौन सा फीचर एवॉल्व हुआ, उसके बनाया गया। तो सेल थ्योरी के 3 बुनियादी पॉइंट हैं। सेलिएंट फीचर कहते हैं, नुमाया प्रोमिनेंट फीचर, जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है सेल थ्योरी की वो 3 हैं। पहली ये है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने हैं। दूसरा, जो नए सेल हैं वो बनते हैं, अराइज निकलते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री पहले एग्जिस्टिंग मौजूद सेल, यानी नए सेल हमेशा पुराने सेल हैं पहले से मौजूद सेल से ही निकलते हैं। और सेल को कहा जाता है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये 3 पॉइंट है जो सेल थ्योरी के अंदर आते। अब देखना ये है कि ये सेल थ्योरी कब पेश की गई और सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट कब कब ऐड किए गए। तो सबसे पहले इमरजेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। इमरजेंस का मतलब है सेल थ्योरी बनाई कब गई, एंड इम्प्लीकेशन का मतलब है सेल थ्योरी में मज़ीद इजाफा कब हुआ। क्योंकि जब हम शुरू की सेल थ्योरी की बात करते हैं उसमें ये 3 पॉइंट नहीं थे, उसमें सिर्फ 1 पॉइंट था। अगले जो 2 पॉइंट फिर आगे मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च की, फिर अगले 2 पॉइंट उस सेल थ्योरी में ऐड किए गए। तो इस वजह से हम कहते हैं इम्प्लीकेशन, कि सेल थ्योरी में इजाफा कब किया गया। तो पहले इमरजेंस की बात कर ले, सेल थ्योरी की इमरजेंस या एवोल्यूशन या सजेस्ट कब की गई। तो सबसे पहले सेल थ्योरी को डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी ये है कि साइंटिस्ट को ये पता हो कि ये सेल है,
क्योंकि सेल होगा तो सेल थ्योरी पेश की जाएगी। तो इस वजह से हम पहले सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल को सेल क्यों कहा जाता है उसकी भी रीज़न अब हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, तो स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। साइटो का वर्ड जब भी आएगा तो इससे क्या मुराद होगा? सेल, कि सेल से रिलेटेड कोई ना कोई बात हो रही होगी। तो स्टडी ऑफ सेल बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को स्टडी किया और उसने अपने इस काम को एक अपने ही पब्लिकेशन रसाले के अंदर पब्लिश किया, जो उसका बड़ा मशहूर रसाला था जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस सन में किया? 1665 में। और किस रसाले के अंदर? पब्लिकेशन रसाले को कहा जाता है, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। आगे इसने सेल को डिस्कवर कैसे किया? उसका जो एक्सपेरिमेंट था, सबसे पहले उसने जो दरख्तों की जो छाल होती है, जो सबसे बाहर छाल होती है, उसको लिया, उसके बारीक सेक्शन तैयार किए, बारीक स्लाइसिस तैयार किए, उस स्लाइसिस को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? हर वो माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस लगे हों उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। जैसे आपने अक्सर जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल की जाने वाली माइक्रोस्कोप देखी होगी, इसमें एक आँख की तरफ लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव, इस वजह से इसको कंपाउंड कहा जाता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है? जस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इसने क्या किया? जो कॉर्क टिश्यू थे, यानी स्टेम के ऊपर जो छाल होती है, ये उसके पोर्शन लिए और उसको अपनी ही बनाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। ही प्रिपेयर्ड एंड स्टडी थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क टिश्यू। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन से टिश्यू के अंदर सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ, तो ये कॉर्क टिश्यू। या ये भी आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के सेल्स की, कौन से ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ। प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, या इवन प्रोटोजोन्स है। तो ये प्लांट के सेल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, जब उसने कॉर्क को स्टडी किया तो कॉर्क ऐसे लगा जैसे माइन्यूट कहते हैं बहुत ही बारीक, हानी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट। शहद की जो मक्खी है उसके अंदर जो छोटे छोटे खाने होते हैं, कंपार्टमेंट एक छोटे से कमरे को कहा जाता है। कंपार्टमेंट एक छोटे से घर को कहा जाता है, एक छोटे से कमरे को कहा जाता है। और सेल का लफ्जी मतलब ही स्मॉल रूम है। बेसिकली उसको शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो खाने होते हैं, सेल भी उसको बिल्कुल ही वैसे नज़र आए। उसने कहा कि ये जो कॉर्क टिश्यू है ये छोटे छोटे खानों से मिलके बना है, जिसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे खाने। तो माइन्यूट बारीक से, हानी कॉम लाइक कंपार्टमेंट, जैसे शहद की मक्खी के अंदर खाने होते हैं, शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर जो खाने होते हैं, फिर उन खानों के लिए उसने टर्म सेल का वर्ड, क्योंकि सेल स्मॉल रूम को कहा जाता है, उसको छोटा सा कमरा नज़र आया। अब कमरे की खासियत क्या होती है कि चार दीवारी होती है और अंदर से कमरा क्या होता है? खाली होता है। तो इसको जब सेल नज़र आया तो एक, जब उसने कंपार्टमेंट उठाया तो उसको अपने लफ्ज़ों में बयान किया। उसने कहा सेल अंदर से खाली है और उसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल, मोटी सी दीवार की बाउंड्री है। अब सेल इज एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय द थिक वॉल। अब उसको अंदर से खाली क्यों नज़र आया? हालांकि अब हमें पता है कि सेल के अंदर तो पूरी एक दुनिया आबाद है, लेकिन उसको सेल के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। इसकी क्या वजह थी? उसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अंदर जो चीज़ें वो तो बहुत ही छोटी थी और उन छोटी चीज़ों को देखने के लिए हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हायर मैग्नीफिकेशन की चाहिए उन चीज़ों को देखने के लिए। अब चूंकि उसकी माइक्रोस्कोप की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी, इस वजह से सेल अंदर से क्या खाली नज़र आया। तो इस वजह से हुक ने कहा कि सेल अंदर से खाली है और उसके इर्द गिर्द मोटी दीवारें हैं। और जब उसने ये कॉन्सेप्ट दिया तो इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि चीज़ जो नज़र शुरू में जब जो चीज़ नज़र नहीं आती थी, लोग उसके ऊपर रिसर्च कम करते थे। तो कॉर्क टिश्यू के जो सेल्स हैं अब लोगों को नज़र तो नहीं आते थे, तो रॉबर्ट हुक ने तो इस चीज़ के बारे में कहा था जो लोगों को नज़र नहीं आती थी। इस वजह से लोगों ने इसके ऊपर कोई ख़ास रिसर्च नहीं की तकरीबन 140 साल। यानी
16वीं सदी 1665 के अंदर, 17वीं सदी 17th सेंचुरी के अंदर उसने ये सेल को डिस्कवर किया। 18वीं सदी 18th सेंचुरी वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज एडेड टू दिस आइडिया इन फॉलोइंग सेंचुरी। अगली सेंचुरी के अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की, और दोबारा जो काम है वो 19th सेंचुरी के शुरू में यानी 1805 के अंदर सेल के बारे में कुछ लोगों ने अपनी राय कायम की। यानी तकरीबन 140 साल सेल के ऊपर जो रॉबर्ट हुक ने काम किया था वो निगलेक्टेड रहा, लोगों ने उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। फिर लॉरेंस होकर ने 1805 के अंदर, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, बिल्कुल उसी तरह की बात कही जो रॉबर्ट हुक ने कही थी। उसने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो छोटे छोटे दानों से मिलके बने हैं, या उनको सेल्स भी कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे दानों से मिलके बने हैं जिनको सेल कहा जाता है। तो इसने यही स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी से रिलेटेड। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इसने भी बिल्कुल इसी तरह का आइडिया पेश किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस वक्त तक वो लाइफ रख ही नहीं सकते जब तक वो दो चीज़ों से, या तो उनके हिस्सों में सेल भी होने चाहिए और सेल की बनी हुई चीज़ें भी होनी चाहिए, दो। यानी उसने लाइफ के लिए दो शर्तें रख दी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं उनमें सेल होने चाहिए, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के अंदर सेल की बनी हुई चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है और सेल की बनी हुई चीज़ों से भी मिलके बनी है। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन है, वो सेल तो नहीं है लेकिन उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट उसने दिया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक जिंदा हो ही नहीं सकती जब तक उसके बुनियादी हिस्से सेलुलर टिश्यू ना हो, और उसके बुनियादी हिस्सों के अंदर सेल से बनी हुई चीज़ें ना पाई जाएं। उस वक्त तक कोई भी चीज़ लाइफ रख ही नहीं सकती। तो उसने ये स्टेटमेंट थी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आया। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। अच्छा, जो ही सेल के अंदर न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ तो रॉबर्ट हुक ने तो कहा था कि सेल अंदर से खाली है, इसने कहा नहीं सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो हुक का जो आइडिया था वो चेंज हो गया, क्योंकि माइक्रोस्कोप डिवेल्प, यानी हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप डिवेल्प होना शुरू हो गई थी। ही रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल ड्यू टू हिज डिस्कवरी। इस डिस्कवरी की वजह से हुक्स आइडिया जो उसने कहा था कि सेल एक खाली जगह है, इट वाज चेंज। इट वाज लेटर एस्टेब्लिश, और बाद में ये लोगों ने साबित भी कर दिया कि सेल इज़ नॉट एम्प्टी स्पेस, बल्कि सेल के अंदर तो एक बहुत बड़ी दुनिया आबाद है। उस दुनिया को हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। तो सेल अंदर से खाली नहीं है। उसके बाद अब यहाँ तक तो सेल और सेल की मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कवर हो गई। अब सेल थ्योरी कब पेश की गई, यानी यहाँ अभी तक किसी ने सेल थ्योरी के टाइटल के नाम से कोई थ्योरी पब्लिश नहीं की। फिर दो साइंटिस्ट आए, काम उन्होंने अलग-अलग किया, लेकिन उनके काम का चूँकि रिजल्ट एक था, इस वजह से उनको दोनों को एक ही काम के लिए याद किया जाता है। जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, जर्मनी का ज़ूलॉजिस्ट था, ज़ूलॉजिस्ट एनिमल को स्टडी करने वाले, जिसका नाम है थियोडोर शेवान, 1839। और इसी तरह एक जर्मन बोटेनिस्ट था जिसका नाम है शेलिडन, वर्किंग इंडिपेंडेंट, काम उन्होंने अलग-अलग किया, एंड केम विद अ थ्योरी कॉल्ड सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी को उन्होंने यकजा होकर पेश किया, यानी रिजल्ट चूँकि दोनों का एक था, इस वजह से दोनों को यकजा करके एक ही थ्योरी, एक ही टाइटल के अंदर उन्होंने थ्योरी को पब्लिश किया। अच्छा, उनके पहले जो ऑब्जर्वेशंस थे, उस ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट शामिल थे। उन्होंने देखा कि दे फाउंड सेल के अंदर 3 चीज़ें हैं। दे फाउंड दैट सेल कंजिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। विस कहते हैं बिल तरतीब को। उन्होंने कहा कि सेल के अंदर बिल तरतीब 3 हिस्से हैं। सबसे अंदर न्यूक्लियस है, उसके बाहर एक सर्कुलेट करता हुआ, फ्लो करता हुआ एक फ्लूइड है, जो चीज़ फ्लो कर रही हो उसे फ्लूइड कहा जाता है, और सबसे आखिर में एक कवरिंग है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो सबसे विस बिल तरतीब, सबसे अंदर न्यूक्लियस, उसके बाहर साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है, और सबसे बाहर एक बारीक सी कवरिंग जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल्स हैं उनके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक दीवार होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ सेल में पाई जाती है।
तो द सेल वॉल दे सेड वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर ओनली फाउंड इन प्लांट्स। फिर उन्होंने एक बात और कही कि उन्होंने प्लांट के अंदर भी सेल्स देखे और एनिमल के अंदर भी सेल देखे। तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस के बाद उन्होंने एक पॉइंट निकाला जो सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कंसीडर किया जाता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जितनी भी दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो सेल से मिलके बने या सेल की चीज़ों से मिलके बने हैं। तो इस वजह से सेल थ्योरी में शुरू में एक ही पॉइंट शामिल था, वो ये था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। तो ये 3-4 ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने इस सेल थ्योरी का पहला पॉइंट पेश किया। पहला पॉइंट क्या था कि उन्होंने 3 बेसिक पार्ट सेल के अंदर डिस्कवर किए, एक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल वॉल होती है लेकिन सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं होती। बाकी अब यहाँ उन्होंने फंजाई का जिक्र नहीं किया, यहाँ उन्होंने बैक्टीरिया का जिक्र, उसकी वजह क्या है? अब ये सारी चीज़ें फंजाई, पहले तो शुरू में सारे ऑर्गेनिज्म को दो ही किंगडम में रखा गया, एक प्लांटी था एक एनिमिलिया था। इस वजह से उन्होंने 2 ही वर्ड इस्तेमाल किए, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया का। उसके बाद जब सेल थ्योरी को पेश किया गया तो सेल थ्योरी बुनियाद साबित हुई बायोलॉजी के लिए, फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस वक्त तक स्टडी हम कर ही नहीं सकते जब तक उसके सेल का ना पता हो। आँख कैसे देखती है हमें उस वक्त तक अंदाज़ा हो ही नहीं सकता जब आँख के सेल का ना पता हो। स्टोमिक काम कैसे करता है हमें उस वक्त तक अंदाज़ा हो ही नहीं सकता जब तक सेल का ना पता हो। एक आप कह सकते हैं इंसान बीमार जरासीम से कैसे होता है उस वक्त तक हमें पता ही नहीं चल सकता जब हमें सेल का ना पता हो। तो जितनी भी बायोलॉजी की फील्ड्स थी, बायोटेक्नोलॉजी होगी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी होगी, मैरीन वाटर, जितनी भी हमने शुरू में पढ़ी थी, सारों के अंदर सेल की इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी था, क्योंकि सेल डिस्कवर हुआ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर चीज़ को अच्छी तरह डिस्कस किया जाना शुरू हुआ। तो इस वजह से हम कहते हैं इट हैज़ वाइड रेंजिंग इफेक्ट इन ऑल फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की जितनी भी फील्ड्स थी उसमें सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी ने एक तहलका मचा दिया और बहुत पॉजिटिव असरात मुरतब हुए। एज सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड, और जब सेल थ्योरी को पेश किया गया फिर लोगों ने मैनी डिटेल्स वर स्टडी, सेल की मजीद डिटेल्स सामने आना शुरू हो गई, जिसका एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से सेल थ्योरी वाज एक्सटेंडेड, सेल थ्योरी में मजीद इजाफा हो। मतलब क्योंकि हमने सेल थ्योरी के 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, यहाँ सिर्फ अभी 1 पॉइंट है, तो जो 2 रिमेनिंग पॉइंट है इसको किस सन में किन साइंटिस्ट ने पेश किया, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कवर करेंगे। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनमें 3-4 बातें आपने जो अच्छी तरह जहन में रखनी है कि कौन सा साइंटिस्ट किस सन में आया और उसने क्या स्टेटमेंट दी। ये 2 बातें तो MCQs के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो सेल थ्योरी का अगला पार्ट है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.